हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हमारी पोइट्री पार्ट पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं हमारी पोएम्स जो है, हमारे इंडियन राइटर्स जो हैं उनकी पोएम हम पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंड ओल्ड वुमेन जो पोएम है हमारी एंड ओल्ड वुमेन, जिनके पोएट हैं अरुण कोलात्कर, ठीक है, उनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि उनकी एक लॉन्ग पोएम थी जिसका नाम क्या था, जेजुरी, ठीक है। उनकी एक लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है जेजुरी, ठीक है। जेजुरी जो पोएम है उसके अंदर उन्होंने मतलब एक तीर्थ स्थल का वर्णन किया है। एक तीर्थ स्थान जो कहाँ पे है, पुणे के पास में जो एक तीर्थ स्थान है उसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है, ठीक है। तो वो एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसका इस पोएम में पोएट ने वर्णन किया है कि जब वो वहाँ पे घूमने गए थे, जब उस तीर्थ स्थान पे वो गए थे, तो वो एक इस तरीके का तीर्थ स्थान है जहाँ पे मतलब बिल्कुल ही मतलब डल सा है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ अच्छा नहीं है कि हमें अच्छी फीलिंग आए। बहुत पुराना खंडर टाइप का मंदिर है और उस मंदिर के आसपास कुछ भिखारी जो हैं वो भीख मांगते हुए मिल जाते हैं, या फिर वहाँ पे पुराने पत्थर जो हैं उनको कोई ना कोई पत्थर को हर एक देवता मान के स्थापित कर दिया गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम हमारी इस पोएम के अंदर उनकी 3 पोएम है उन्होंने जो लिखी है अरुण कोलात्कर ने। पहली हमारे कोर्स में एंड ओल्ड वुमेन, दूसरी है हमारी द बस एंड तीसरी है हमारी चैतन्य, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एंड ओल्ड वुमेन। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन और समरी में बताया था पोएम में कि इन दिस पोएम there was a old woman and beggar he begging with poet। इस पोएम के अंदर जब वो वहाँ से बाई बस से जब वो जाते हैं और बस से जाके जब वो रिटर्न ट्रेन से आ रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे जो उनके साथ जो एक वाक्या घटित होता है, वहाँ पे जिस तरीके का वहाँ उनके साथ कुछ मोमेंट होता है उसको उन्होंने इस पोएम के अंदर अपने शब्दों में अपनी पोएम के अंदर उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इस पोएम के अंदर एंड ओल्ड वुमेन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या कि एंड ओल्ड वुमेन, ठीक है, क्या एंड ओल्ड वुमेन ग्रैब्स मीन्स होता है पकड़ना, मतलब ऐसे झपक के पकड़ लेना। ग्रैब्स मीन्स क्या होता है, झपक के, ठीक है, झपक के पकड़ना। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि कई बार क्या होता है, आप मार्केट में या कहीं पे जा रहे होते हो तो जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या फिर भिखारी जो होते हैं वो एकदम से क्या आ जाते हैं, एकदम से पास में आ जाते हैं और अपनी जो अपन जो कपड़े वगैरह कुछ पहने हुए होते हैं उसको पकड़ के वो हमारे ऐसे खींचने लग जाते हैं कि कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो इन द सेम सेंस देयर वाज द ओल्ड वुमेन ग्रैब्स एंड होल्ड द स्लीव्स ऑफ द पोएट। समझ में आया कि सेम उसी तरीके से जब वो ट्रेन से वहाँ से जब वो आ रहे थे तो एक बूढ़ी औरत एंड ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव्स क्या होती हैं, बाजुएं जो होती हैं, अपने जो अपन कमीज की जो बाजू होती हैं, कपड़े जो पहनते हैं उसको पकड़ लेती है। एंड टैग्स अलोन मीन्स दूर की तरफ अपनी तरफ खींचती है। क्या कह रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत उनकी तरफ झपकती है, झपक के उनकी बाजुओं को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती हुई कहती है, क्या चाहती है वो। आगे हम पढ़ रहे हैं, शी वांट्स ए 50 पैसा कॉइन, शी वांट्स ए 50 पैसा कॉइन एंड सेज शी विल टेक यू टू द हाउसेज साइन। हाउसेज साइन जो है एक जगह का नाम है, जो घोड़े का नाल जिसको बोलते हैं, घोड़े की नाल, पवित्र स्थल नाम है ये। जैसे कि आप कहीं किसी देवी देवता के जाते हो तो मतलब कोई बताता है कि वो वाला कोई पॉइंट बताता है, जैसे किसी देवता के मतलब वहाँ जाके आना वो बहुत फेमस है, बहुत पवित्र स्थान है। तो इसी तरीके से जेजुरी में जब वो वहाँ पे,
ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? थोड़ा सा कैमरे का क्या है कि कैमरा थोड़ा सा हिलता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मे बी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सी वांट्स ए 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा मीन्स 50 पैसे। वो क्या मांगती है? ग्रैब्स द होल्ड एंड टैग्स अलोंग एंड वांट्स ए 50 पैसा कॉइन। After she wants a 50 paisa coin and say that she will take you to household sign. In this stanza, here poet describe this about the condition of a old woman begging him. ठीक है, आपको समझ में आया कि इस स्टेंजा के अंदर जो पोएट है एक भिखारिन औरत, बूढ़ी औरत जो है वो किस तरीके से दयनीय स्थिति में है और किस तरीके से वो मतलब कि किस तरीके से वो भीख मांग रही है और उनको कह रही है कि मुझे क्या 50 पैसे मुझे दे दो और उसके बदले में मैं क्या करूँगी, उसके बदले में मैं आपको घोड़े की नाल नामक जो पवित्र स्थल है वहाँ तक लेके चल लूँगी। मीन्स कि मैं आपको गाइड कर दूँगी कि वो भीख भी मांग रही है तो उसके बदले में वो अपना कुछ ना कुछ उनको देना चाह रही है कि मैं आपको वहाँ तक का रास्ता बता दूँगी या फिर मैं आपको वहाँ तक गाइड कर दूँगी कि किस तरीके से वहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से वो मतलब कहना चाह रही है कि पैसे जो 50 पैसे वो मांग रही है पोएट से और बदले में वो उनको गाइड करना चाह रही है कि घोड़े की नाल नामक जो स्थान है मैं वहाँ तक आपको ले चलूँगी। तो आप लोगों को ये 6 लाइन समझ में आ गई होगी यहाँ तक अच्छे से। एंड आगे हम पढ़ रहे हैं, यू हैव सीन इट ऑलरेडी, she hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. You have seen it already. अब पोएट जो कह रहे हैं, यू किसके लिए वर्ड यूज किया है उन्होंने? खुद के लिए, हिमसेल्फ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा योर स्लीव्स। योर स्लीव्स भी उन्होंने योर वर्ड भी खुद के लिए ही यूज में लिया है, लेकिन पोयम लिख रहे हैं इसलिए वो इस तरीके से मतलब बता रहे हैं कि आपकी बाजू को खींचती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कौन है? पोएट खुद हैं। तो यू हैव सीन इट ऑलरेडी मतलब एक तरीके से जब वो पोएम लिख रहे हैं तो अपने आप से ही अपने आप के लिए पोएम लिख रहे हैं और अपने आप से ही वो बात कर रहे हैं कि जो कि तुमने पहले ही देख रखा है। मीन्स कि जैसे कि मैं अगर पोएम लिख रही हूँ और मैं मेरे बारे में कुछ लिख रही हूँ तो मैं अपने आप से ही बात करके इस तरीके बोल रही हूँ कि एक बूढ़ी औरत आती है और है ना तुम्हारी स्लीव्स पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और फिर बोलती है कि मुझे 50 पैसे दे दो और बदले में मैं आपको घोड़े की नाल नामक का जो पवित्र स्थल है उसकी सैर करवाऊँगी, वहाँ तक आपको छोड़ दूँगी। और जबकि जो कि तुमने खुद ने पहले से देख रखा है। यू हैव सीन ऑलरेडी, इट ऑलरेडी मीन्स कि सीन मीन्स देखना। यू हैव सीन इट ऑलरेडी जो कि तुमने पहले से ही देखा हुआ है। सी हॉब्स अलॉन्ग एनी वे एंड टाइटन्स हर ग्रिप्स ऑन योर शर्ट। शर्ट मीन्स होती है कमीज। सी हॉबल्स अलॉन्ग एनी वे और वो उनको फिर से अपनी तरफ खींचती हैं और थोड़ी सी जब वो उससे छुड़वाना चाहते हैं मीन्स कि जबकि उन्होंने अगर वो देख रखा है तो वो जैसे हम किसी भिखारी को हमारे पास आता है तो हम क्या होते हैं थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हैं और अगर वो अपने कपड़े पकड़ रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। तो इस तरीके से वो भी वहाँ पे सेम कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो जब वो अपने आप को अलोंग करना चाहते हैं, उससे दूर करना चाहते हैं तो एंड टाइटन्स आर ग्रिप ऑन योर शर्ट, तो उसकी जो ग्रिप है हाथ की जो पकड़ने की जो उसकी जो वो है वो क्या हो जाती है और ज़्यादा टाइट हो जाती है, वो और ज़्यादा कस के उनको पकड़ती है। ठीक है, सी वुड नॉट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देना चाहती। सी वुड नॉट लेट यू गो, वो क्या है कि उनको जाने नहीं देना चाहती। यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, दे स्टिक यू लाइक बर। क्या है बर मीन्स क्या होता है? जैसे कि कोई जोक होता है ना, जो जिस तरीके के वो एक कीड़ा होता है जो अपने आप के चिपक जाता है बिल्कुल और छूटता नहीं है, जो खून चूसने वाला एक तरीका कीड़ा होता है या फिर कोई भी चिपकने वाली जो चीज़ होती है उसकी तरह। तो क्या कहना जा रहा है?
शी वुड नॉट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देना चाहती। एंड यू नो, तुम जानते हो, हाउ ओल्ड वुमेन आर, वो जो बूढ़ी औरत है किस तरीके से एक बर की तरीके से चिपक गई है, मतलब कि बिल्कुल चिपकू हो गई है, उनको छोड़ ही नहीं रही है वो। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से वो बिल्कुल एकदम उनके चिपक गई है और उनको छोड़ना ही नहीं चाह रही। बर मीन्स एक कीड़ा जो चिपकता है, ठीक है, समझ में आया। स्टिक मीन्स चिपकना, स्टिक मीन्स चिपकना, ठीक है। स्टिक यू लाइक बर की तरह, एक उस कीड़े की तरह वो उनके चिपक गई है। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर, जब वो घूमते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, क्या उनकी तरफ जब वो घूमते हैं, पहले तो उन्होंने गौर नहीं किया उसकी तरफ, लेकिन जब वो उनको छोड़ ही नहीं रही थी, जब वो उनके चिपके ही जा रही थी, तो वो घूमते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। विथ एन एयर और इनफैलिटी यू वांट टू एंड द फार्स, कि इस तरीके से उससे टर्न अराउंड एंड फेस हर, उसके चेहरे से वो दूसरी तरफ घूमते हैं। और इस तरीके का मतलब एक हवा, जैसे हम किसी के पास से ऐसे घूमते हैं तो एक हवा का हल्का सा झोंका निकलता है, तो लाइक वो हवा का झोंका निकलता है और वो चाहते हैं कि इस नाटक को, ये जो नाटक चल रहा है उसको वो, फार्स मीन्स होता है ख़त्म करना, जो नाटक जैसा जो चल रहा है उसको वो ख़त्म कर दे, उस चीज़ को ख़त्म करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं वो, ठीक है, समझ में आया। फिर से समझा रही हूँ यही लाइन अच्छे से। यू टर्न अराउंड, जब तुम घूमते हो, एंड फेस हर विथ एन एयर ऑफ फिंटेनिलिटी, फिंटेनिलिटी मीन्स हवा का जो एक हल्का सा झोंका आता है उसके साथ में वो घूमते हैं। और यू वांट टू एंड द फार्स, और आप चाहते हो कि ये जो नाटक चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, मीन्स कि वो चली जाए यहाँ से, वो आपको फोर्स ना करे, वो आपको बार बार परेशान ना करे, वो ऐसा इस तरीके से उससे दूर होना चाहते हैं, लेकिन वो जोक की तरह, एक बर की तरह उनके चिपके जा रही है और वो उसको बोलते हैं कि दूर हटो इस तरीके से। तो वो जो नाटक चल रहा था उसको वो फिनिश करना चाहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक तो वो सीन चल रहा था, अब इसके बाद में क्या होता है। When you hear her says, what else can an old woman do on heels as wrenched as these? wrench means होता है दयनीय स्थिति में। When you hear her say, जब तुम सुनते हो, जब मैं सुनता हूँ उसके शब्द, जब वो बोलती है, वो उसको बोलते हैं कि कुछ जाके काम धाम करो ना, यहाँ पे भीख क्यों मांग रही हो, इस तरीके से क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, जब वो वर्ड उसको बोल के उससे दूर होना चाहते हैं, तो वो रिटर्न में उनको जवाब देती है। वो क्या कहती है, सुनो अच्छे से अब। वॉट एल्स कैन एंड ओल्ड वुमेन डू ऑन हील्स, कि वॉट मीन्स क्या, एल्स कैन एंड ओल्ड वुमेन डू, एक बूढ़ी और इस तरीके की अवस्था में, इतने बुढ़ापे में एक बूढ़ी औरत इन पहाड़ी इलाकों में इस दयनीय स्थिति में क्या कर सकती है, काम क्या कर सकती है। जैसे इतनी बूढ़ी है वो कि वो सिर्फ भीख मांग के ही अपना पेट पाल सकती है। तो जब पोएट उसको बोलते हैं कि कोई काम धाम करो जाके, तो वो उनको जवाब देती है कि आप बताइए सर, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, इतनी दयनीय स्थिति में हूँ, मतलब इतना मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब इन पहाड़ी इलाकों में, इन पहाड़ों पे मैं क्या काम करूँ, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में चढ़ना है, उतरना है, या पैसेंजर्स को देखना है, या कुछ भी है, तो कोई जैसे जवान लोग होंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन बूढ़ी औरत है वो क्या कर सकती है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। यू लुक राइट एट द स्काई, यहाँ पे जितने भी यू वर्ड है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो यू जो जितने भी यू वर्ड है वो पोएट ने खुद के लिए, अपने लिए यूज किए हैं, कि इस तरीके से उन्होंने पोएम की रचना करी है ताकि ऐसे लगे कि वो आपको बता रहे हैं, मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं और अपने आप के ऊपर ही वो कविता लिख रहे हैं। तो यू लुक राइट एट द स्काई, जब वो इस तरीके की बात बोलती है तो पोएट जो है क्या, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, स्काई की तरफ। मीन्स क्लियर थ्रू द बुलेट्स होल सी हैज फॉर हर आइज,
जब वो आकाश की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसे दिखाई देती है जैसे कि उस बूढ़ी औरत की छोटी छोटी आँखें, बुलेट होल्स मीन्स होता है बंदूक की जो बुलेट होती है, बंदूक की जो गोलियां होती हैं, उनकी जैसी छोटी छोटी आँखें। बंदूक की गोलियां, ठीक है। बुलेट आइज, बुलेट हॉल्स सी हैज फॉर हर आइज, जब उनकी आँखों में दिखते हैं, वो आकाश की तरफ देख के जब उनकी आँखों की तरफ देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, उनको एक तरीके का उनकी बूढ़ी औरत के चेहरे से एक तरीके से झांकता हुआ एक मतलब ऐसा दयनीय स्थिति दिखाई देती है कि बहुत ही मतलब कि वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें और मैं इसके लिए क्या करूं, क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी आंखें थी वो उनकी तरफ इस तरीके से दया की स्थिति से देख रही थी कि वो उनको कुछ दे दे, मतलब जैसे कोई 50 पैसे 1 रुपया जो भी है वो उनको दे दे, वो इस तरीके से उनकी तरफ देख रही थी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्लियर थॉट द बुलेट होल सी हैज फॉर हर आइज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब वो बोलते हैं उनको कि जब उस बूढ़ी औरत की आंखें ऐसे मतलब उनकी तरफ इस तरीके से देखती है, उनकी तरफ इस तरीके से देखती हैं कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे बूढ़ी औरत की आंखें उनकी तरफ झांक रही है, कुछ मांग रही है, उसकी आंखें जो है वो उनसे एक दया की स्थिति में रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे आप कुछ दे दो, मुझे मतलब भीख मांगने का जो उसका तरीका था। तो उन आंखों के अंदर दर्द और मतलब कमजोरी और बुढ़ापा उनको दिखाई देता है। And as you look on, the cracks that being around her eyes separate beyond her skin। अब इन लाइनों के अंदर उस बूढ़ी औरत के फेस का वर्णन किया गया है। एंड एज यू लुक ऑन, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसके फेस की तरफ देखता हूँ, उसके चेहरे की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, द क्रेक एंड बीइंग अराउंड हर आइज़, जो उसकी आँखों के बगल में झुर्रियाँ पड़ गई है बुढ़ापे के कारण और वो क्रैक्स हो गई हैं, वो चमड़ी जो उसकी स्किन जो है वो क्या हो चुकी है, क्रैक्स हो गई है, एक तरीके से फट गई है। सेपरेट बियॉन्ड हर स्किन, जो इस तरीके से फट गई है कि उसकी स्किन को, बूढ़ी औरत के चेहरे की स्किन को अलग कर रही है, मीन्स कि सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है उस चीज़ से। मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे स्किन फट गई है, आंखों के पास में झुर्रियाँ पड़ गई। आप इमेजिन कर सकते हो किसी बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ी औरत के फेस को जब आप देखते हो तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि उसका फेस जो होता है, उनकी आंखें अंदर की तरफ चली गई होती हैं और जो आंखों के बगल में जो इस जगह होती है वहाँ पे क्या पड़ जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं अपन। तो वो झुर्रियाँ पड़ चुके होते हैं और वो झुर्रियाँ पड़ने की वजह से उनकी स्किन जो है वो फट गई है, एक तरीके से स्किन सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है आपस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एंड द हील क्रैक एंड द टेम्पल क्रैक एंड द स्काई फॉल्स, और जब वो उसकी इस तरीके की स्थिति देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि उसकी स्किन नहीं फटी है, जैसे कि जो चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो टूट रही हैं, आकाश जो मंदिर हैं वो टूट रहे हैं और आकाश जो है वो ऐसे लग रहा है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से इमेजिन किया है कि जब हम किसी चीज़ से हम शॉक्ड हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या हमारे आगे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो अपनी तरफ आ रहा है और अपने को ऐसे लगता है कि हर चीज़ नेगेटिव सी फील होती है। इवन यहाँ पे रियल में पहाड़ वगैरह नहीं टूट रहे हैं, कोई मंदिर नहीं टूट रहे हैं, लेकिन जब उसके फेस को वो देखते हैं, जब उसकी छोटी आंखें, उसके चेहरे की झुर्रियाँ और इस तरीके की स्थिति में उसको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो क्रैक्स है ना, वो क्रैक्स उनके उस बूढ़ी औरत के फेस पे नहीं गिरे हैं, वो क्रैक्स उनको ऐसे लग रहे हैं जैसे दीवारों पे, मंदिर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर वो क्रैक्स आ गई हैं, पहाड़ों के बीच में वो दरारें आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि आसमान ज़मीन पे गिर रहा हो, टूट के गिर रहा हो। इसका कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाते हैं उस बूढ़ी औरत के उसको फेस को देख के। विथ ए प्लेट ग्लास
स्कल्पचर अराउंड द सेप्टर प्रूफ क्रोन, ठीक है। एंड यू आर रिड्यूस सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, इस तरीके से उसकी स्थिति देखने के बाद में विथ ए प्लेट ग्लास क्लचर, प्लेट ग्लास क्लचर ऐसे लगता है जैसे कि कोई कांच टूट के गिर गया हो, टूट के गिरा हो। शटर प्रूफ क्रोन, जिस तरीके से कोई पत्थर या कोई चीज़ टूट रही हो और चारों तरफ उनके वो सब कुछ टूटता हुआ उनको नज़र आता है। मीन्स कि उनको ऐसा लगता है जब उस बूढ़ी औरत की स्थिति देखते हैं तो उनको उस पर इतनी दया आ जाती है, इतना वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं उससे कि उनको ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें चारों तरफ जो उनके जो कुछ भी है वो सब चीज़ें टूट टूट के उनके ऊपर गिर रही है। वो उस चीज़ को फील करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें उनके ऊपर ब्रोकन हो रही है, ब्रोकन होके वो सब कुछ उनके ऊपर गिर रहा है। एंड यू आर रिड्यूस, और इस टाइम पे पोएट क्या होते हैं, अपने आप में ही शर्मिंदा हो जाते हैं, अपने आप में ही वो क्या हो जाते हैं, उनको दया आ जाती है। एंड टू मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक छोटा सा कॉइन जो स्मॉल चेंज होता है, मीन्स 50 पैसे का एक कॉइन उसके हाथ में वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पोएम आपको समझ में आई अच्छे से कि इमेजिन कर सकते हो आप इस चीज़ को पढ़ते हुए, आपको कल्पना करनी, इमेजिन करनी है कि किस तरीके का वहाँ पे वो इन्वायरमेंट हो रहा था। तो आप खुद को भी यहाँ पे रख के एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप कहीं पे घूमने गए हो, कहीं किसी भी मंदिर में या कहीं पे भी आप किसी तीर्थ स्थल पे या किसी देवी देवता के आप घूमने गए हो और वहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी या कोई बूढ़ी औरत आके आपके पास में आपको पकड़ती है और आपको पकड़ के आपकी अपनी तरफ खींचती है और बार बार बोलती है कि प्लीज़ है ना कुछ दे दो, भीख दे दो। इस तरीके से वो 50 पैसे मांगती है और बदले में कहती है कि मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊँगी, बदले में मैं आपको घोड़े की नाल नाम का जो पवित्र स्थान है वहाँ की सैर करवाऊँगी। फिर इसके बाद में वो बोल रहे हैं, फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ ये, तो वो क्या कहती है कि मैं घोड़े की नाल जो है, अब मैं आपको एक पहले मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं वहाँ तक आपको शेयर करवाऊँगी। यू हैव सीन इट ऑलरेडी, जो कि तुमने पहले से ही देखा हुआ है। सी हॉबल्स अलोंग एनी वे एंड टाइटन हर ग्रिप्स ऑन योर शर्ट, वो मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहती और मेरी जो शर्ट है उसकी ग्रिप को और मजबूती से पकड़ लेती है। सी वुड नॉट लेट यू गो, वो आप क्या है उनको जाने नहीं देना चाहती। यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, तुम जानते हो वो बूढ़ी औरत कैसी थी। जैसे कोई स्टिक योर लाइक ए बर्ड, जैसे कोई कीड़ा आपके कपड़े में, या फिर कोई जैसे कोई खेत वगैरह में जाते हैं तो जैसे वो कुछ घास के कुछ ऐसे कण वगैरह होते हैं जो चिपक जाते हैं कपड़ों के, और या फिर किसी कीड़े की तरह वो बिल्कुल ही स्टिक हो चुकी है, उनके चिपक चुकी है। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विथ एन एयर ऑफ इन्फिनिटी, यू वांट टू एंड द फ्रेस, और वो क्या कहते हैं कि वो वहाँ से टर्न करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और उसको नाटक को जो वहाँ पे चल रहा है वो उसको फिनिश करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं और उसको भगाते हैं वहाँ से। When you hear her says, जब वो सुनते हैं वो क्या कहती है, What else can an old woman do, इन पहाड़ों के अंदर, इन पहाड़ी जैसे इलाके के अंदर एक बूढ़ी औरत कर क्या सकती है, जिसमें मतलब जितनी वो इस तरीके से वो दयनीय स्थिति में आ चुकी है कि उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर सकती है। You look right at the sky, तब पोएट आकाश की तरफ देखते हैं और उनको दया आ जाती है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या कह दिया इनको। क्लियर थॉट्स द बुलेट होल्स एंड सी हैज फॉर हर आइज़, कि पूरा बिल्कुल इस तरीके से समझ में आ जाता है उनको कि उसकी स्थिति क्या है, और जो बुलेट होल्स जो छोटी छोटी आँखें हैं वो किस तरीके से मतलब उनकी तरफ झांक रही है, उनकी तरफ देख रही है, उन आँखों में दर्द छुपा हुआ दिखाई देता है उनको, उन आँखों के अंदर उनको दया दिखाई देती है, उन आँखों में उनको एक तरीके की हेल्प मांग रही हुई एक औरत दिखती है, तो वो क्या करते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते हैं। एंड एज यू लुक ऑन, और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है,
एंड क्रैक्स द बीइंग अराउंड हर आइज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, जो उसकी स्किन के चारों तरफ जो एक तरीके के क्रैक्स पड़े हुए हैं और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि वो उसके फेस पे नहीं पड़ी हुई, जबकि वो पूरे इन्वायरमेंट में चारों तरफ वो झुर्रियाँ और वो क्रैक्स दीवारों पे, मंदिर पे और हील्स जो है आसमान में, उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ ही टूट रहा है, सब कुछ ही बिखर रहा है। और ऐसे लगता है उनको कि सब कुछ बिखर के और सब कुछ टूटने वाला है, शटर प्रूफ प्रोन। लगता है कि उनको चारों तरफ उनके कांच के टुकड़े गिर गए हैं, टूट टूट के कांच के टुकड़े पड़ने लगे हैं। और ऐसा फील होने के बाद में उनको उसके ऊपर दया आ जाती है। दया आने के बाद में एंड यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। और इस बार वो क्या करते हैं, एक कॉइन उसके हाथ में डाल देते हैं, उसको 50 पैसे या कुछ भी उनको जो भीख देनी होती है वो उनको दे देते हैं। ठीक है, पोएम मैंने पूरी आपको रिवाइज करवा दी अच्छे से। कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपकी पोएम है, आपको मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी। आपके पास बुक्स भी होंगी, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने पहली पोएम पढ़ी थी हमारी, जो ये हमारे कोर्स में थी, मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ, द ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, ये वाली हमने पढ़ी है, ये वाली हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसकी जगह मैंने आप लोगों को PDF फाइल और कुछ नोट्स गूगल से कलेक्ट करके भेजे हैं, जिसमें स्टेंजा वाइज द लुकिंग ग्लास, जो वो आपकी पोएम है कमला दास की, वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच की जो स्टोरी है, एक तरीके का दोनों के बीच का बाउंडिंग दिखाई गई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो लुक लाइक हेयर कि आपको क्या करना है, जब आप इसके पोइट्री के नोट्स बनाएंगे या फिर आपको एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ आज। एक्सप्लेनेशन आप जो करते हो तो सबसे पहले आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करनी होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपके पास क्या आती है, 4 या 5 लाइन का एक स्टेंजा आता है। ठीक है, 4 to 5 लाइन का एक स्टेंजा आता है। ठीक है, समझ में आया। अब आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिख के आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेफरेंस करना है। ठीक है, रेफरेंस में आपको पता है क्या लिखना होता है कि ये जो पोएम है वो उसके बारे में लिखना होता है। फिर उसको कॉन्टेक्स्ट आता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद में आता है आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है इसमें आपके क्रिटिकल नोट्स। क्रिटिकल नोट्स, ठीक है, ये आपको मैं शॉर्ट में लिख लिख के बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट बनते हैं जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हो। तो सबसे पहले जब आपका मान लो कि आपके ये बुक है, अच्छे से समझ लेना, आपको मैं समझा रही हूँ इसमें। मान लो कि ये यहाँ से आया है आपके पास और ये यहाँ तक की आपके पास लाइन एग्जाम में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक की लाइन आपके पास एग्जाम में आई है। तो आपको क्या करना है, देयर इज ए हाउस, पहली लाइन आपको उठानी है, देयर इज ए हाउस, फिर डेक्स 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 करके ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक द मून। ठीक है, अब आप करोगे इसमें आगे लाइक द मून दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें आगे करोगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में जैसा कि आप लिखते आ रहे हो वैसे आपको लिखना आता है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कमला दास पोएम्स माई ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखनी होती है
these line have been taken from the, ये जो अब आप जो लिख रहे होते हो, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जब नाम और पोएम का नाम आप लिख रहे होते हो, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से आपको बता रही हूँ, जब आप ब्लू पेन से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो नाम लिखना है कमला दास, ये जो नाम लिखना है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है। कमला दास पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, इसको भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि ये पोएम कहाँ से ली गई है। समर इन कैलकाटा जो मैंने आपको बताया हुआ है उसमें से ये 1965 का उनका जो पोइट्री का जो कलेक्शन है समर इन कैलकाटा उसमें से ली है, और पोएटेस इसमें वो है कमला दास है, और पोएम का नाम है ग्रैंड मदर हाउस है। और इस पोएम के अंदर छोटा सा बताना है कि सी रिमेंबर द चाइल्डहुड मेमोरी फ्रॉम द हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, इस तरीके से आपको बताना है। फिर तो ये 1 2 3 लाइन में आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको करनी है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको इस लाइन का ही आपको एक्सप्लेन करना है कि इस लाइन में क्या पूछा गया है, और उसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। एक तरीके से आप इतना बड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, फिर ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद में आपको करना होता है क्रिटिकल नोट्स में आपको इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से लिखना है। इसके क्रिटिकल नोट्स में इसके जो पोएम की लैंग्वेज कैसी है, इसमें राइम स्कीम है कि नहीं है, या फिर ये फ्री वर्स में है या किस तरीके की है, वो आपको लिखना होती है कि क्रिटिसाइज करना होता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से करना। अब आपको करके मेरे को फ़ोटो सेंड करोगे, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि हाँ आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। और आगे की जब हम पोएम पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट पोएम है द बस। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है द बस। नेक्स्ट पोएम पढ़ने के बाद में मैं आपको पहली पोएम के जो पॉइंट्स हैं, जो कमला दास के जो पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको साथ में वीडियो में नोट करवा दूँगी, ठीक है। आज की क्लास में यहीं फिनिश कर रही हूँ। गुड लक।